नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेज करण चौहान, व्याख्याता इतिहास, मांगीलाल बागड़ी कॉलेज नोखा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 व्याख्यानों में हमने पानीपत के तीसरे युद्ध की परिस्थितियां, भारत की राजनीतिक स्थिति और तीसरे युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा की। आज हम इस अध्याय के शेष पानीपत का युद्ध और उसके मराठों की पराजय के कारणों की चर्चा करेंगे। अंततः दोनों शक्तियां जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में आमने सामने पहुंची। 14 जनवरी के दिन 9 बजे युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में मराठा सेना ने जमकर युद्ध किया। इब्राहिम गर्दी के तोपखाने ने अब्दाली की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। सदाशिवराव भाऊ और सिंधिया ने अनेक भीषण प्रहार किए, परंतु 5 घंटे के युद्ध के बाद मराठा सैनिक थक गए। उसी समय अब्दाली ने अपनी सुरक्षा सेना को युद्ध में उतारा। संयोगवश इसी समय पेशवा का पुत्र विश्वासराव शत्रु की गोली से मारा गया, जिससे सदाशिवराव भाऊ अपना संयम खो बैठा और अनियंत्रित अंधाधुंध तरीके से लड़ने लगा और लड़ते हुए मारा गया। मल्हार राव होलकर, जो शुरू से ही तटस्थ रहे, युद्ध के शुरू से लेकर आखिर तक युद्ध में उन्होंने कोई विशेष पराक्रम नहीं दिखाया और स्थिति को प्रतिकूल भांप कर अपनी सेना सहित युद्ध मैदान से निकल गया। मराठों के अनेक प्रसिद्ध सेनानायक, जिसमें जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया इत्यादि युद्ध में खेत रहे। इब्राहिम गर्दी और जनकोजी सिंधिया घायल अवस्था में बंदी बनाए गए और भागते हुए हजारों मराठा सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इस भीषण हत्याकांड के बाद अब्दाली और उनके समर्थकों को मराठों के ऊपर एक प्रकार से निर्णायक विजय प्राप्त हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणामों के बारे में इतिहासकारों में भारी मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार सरदेसाई का ये मानना है कि जहाँ तक जनशक्ति का संबंध है, उन्हें इस युद्ध में मराठों को भारी क्षति हुई, पर इसके अलावा मराठों के भाग्य पर इस विपत्ति का कोई विशेष स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। नई पीढ़ी के लोग शीघ्र ही पानीपत में होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए उठ खड़े हुए। यह कहना कि पानीपत के युद्ध ने मराठों की शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया ठीक नहीं है। इसके विपरीत जदुनाथ सरकार ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास का एक निरपेक्ष सर्वेक्षण ये दिखा सकता है कि बिना किसी प्रमाण पर आधारित वीरता और गौरव का यह दावा जो देसाई करते हैं वो बहुत कमज़ोर है। इस भयंकर संघर्ष में मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई। संपूर्ण महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा जिसने पानीपत के इस पवित्र संघर्ष में अपना सदस्य न खोया। अनगिनत सैनिकों और गैर सैनिकों के साथ पेशवा की आशाओं का केंद्र विश्वासराव, महान सेनानायक सदाशिवराव भाऊ, योग्य और पराक्रमी सेनानायक जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया, इब्राहिम खां गर्दी इत्यादि के खोने से पेशवा और मराठा साम्राज्य बिल्कुल टूट गए। इतने लोगों के एक चपेट में खो देने से महाराष्ट्र ऐसे चुने हुए योद्धाओं की सेवाओं से वंचित रह गया। इससे मराठों की सैनिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा में भारी कमी आई। पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा सरदारों पर नियंत्रण रखने वाला कोई न रहा और वह पुनः अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए आत्मघाती षड्यंत्रों एवं कुचक्रों में लीन हो गए। मराठों की इसी आपसी फूट के कारण उत्तर भारत में उनकी प्रगति अवरुद्ध हो गई और दूसरी शक्तियों को अपने पैर जमाने में मौका मिला। निसंदेह मराठों ने अपेक्षाकृत कुछ समय में ही अपनी उपयुक्त क्षति को पूरा कर लिया, परंतु वे पुनः उस प्रतिष्ठा पर नहीं पहुंच पाए। 1769 में उन्होंने पुनः नर्मदा को पार किया और राजपूत शासकों, रोहिल सरदारों, जाटों आदि से कर वसूल किया और तत्पश्चात सिंधिया कुछ समय के लिए मुगल सम्राट का संरक्षक भी बना, परंतु फिर भी वे उत्तरी भारत की राजनीति में अपना स्थायी प्रभाव जमाने में
सफल नहीं हो पाए। जहाँ तक अफगानों का संबंध है, उन्हें भी इस विजय से कोई स्थायी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अहमद शाह इस विजय का लाभ उठाए बिना ही स्वदेश लौट गया, फिर कभी भारतवर्ष लौटकर वापस नहीं आया। पानीपत के इस युद्ध का एक और महत्व इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी के मध्य में दो शक्तियाँ, मराठे और अफगान, भारत में सर्वोच्च सत्ता को हस्तगत करने के लिए लड़े। पानीपत में जहाँ मराठा शक्ति को जबरदस्त धक्का लगा, वहीं लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया। दोनों शक्तियों के पराभव ने अंग्रेजों के लिए मैदान साफ कर दिया। भारत की एक प्रमुख शक्ति के पराभव ने अंग्रेजों का मार्ग और अधिक सुगम बना दिया, जिस पर चलकर वे भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करने में सफल हुए। इस दृष्टि से पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु साबित हुआ। इस भीषण संघर्ष में मराठों के पराजय के क्या कारण थे, उन कारणों पर भी थोड़ी नज़र डालना समीचीन होगा। पानीपत की लड़ाई में उत्तरदायी कारणों में सबसे पहले हम जिस कारण पर चर्चा करेंगे वो है प्रतिद्वंदी सेनानायक। निसंदेह हम कह सकते हैं कि सदाशिवराव भाऊ एक महान पराक्रमी सैनिक था और उसने पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारत में लड़े गए युद्धों में शानदार सफलताएं भी प्राप्त की, परंतु उत्तरी भारत की परिस्थितियों के लिए वह अजनबी था। उसे यहाँ के मामलों और भौगोलिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। दुर्भाग्यवश उसे उस युग के सबसे सर्वोच्च सेनानायक अब्दाली से सामना करना पड़ा। अब्दाली सदाशिव से कहीं अधिक अनुभवी रणकुशल सेनानायक था। उसने भाऊ की भांति अपनी सेना के किसी एक भाग का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व नहीं किया, बल्कि कुछ दूरी से पूर्ण शांति के साथ संपूर्ण युद्ध का निरीक्षण करता रहा। अंतिम दांव के लिए 10,000 सैनिकों का एक अच्छा दस्ता जो सुरक्षित रख छोड़ा था, उसी सुरक्षित दस्ते ने इस युद्ध का पासा पलट दिया। जैसे कि सभी अफगान सेना पद्धति की एक विशेषता है रिजर्व दल को उतारना। ऐसा ही महाराणा सांगा के साथ जब बाबर की लड़ाई हुई तो उसमें भी रिजर्व दल ने ही अपनी भूमिका निभाई। पानीपत के पहले युद्ध जो इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच लड़ा गया, उसमें भी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, उसमें भी इसी रिजर्व दल ने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस प्रकार प्रतिनिधि सेनानायक का श्रेष्ठ होना मराठों की पराजय का एक बड़ा कारण बना। इसी प्रकार अब्दाली के पास जहान खां, शाह पसंद खां, अताई खां, करीम खां, शाह वली खां और नजीब खां जैसे सेनानायक थे जो एक से बढ़कर एक थे, जबकि भाऊ के पास इनकी टक्कर का सेनानायक नहीं था। मल्हार राव बूढ़े हो चुके थे, जनकोजी सिंधिया नवयुवक थे, लेकिन जनकोजी और मल्हार राव में आपस में नहीं बनती थी। इसी प्रकार अन्य मराठा नायक विभिन्न अवसरों पर अब्दाली के हाथों परास्त भी हो चुके थे। इब्राहिम गर्दी और उसके सैनिकों के प्रति भाऊ की विशेष कृपा से मराठा सेना नायकों में एक गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया था, जिससे वे अंतिम समय तक मराठों के साथ पूर्णतः ठोस कदम न उठा पाए। मल्हार राव होलकर पर तो यह आरोप भी लगाया गया कि वह पहले से नजीब और शाह पसंद खां से साठगांठ करके इस युद्ध से दूरी बनाकर रखे हुए था। इसी प्रकार दोनों की प्रतिनिधि सेनाओं की जो संगठन व्यवस्था जो थी, वो भी इस युद्ध का निर्णय का प्रमुख कारण थी। मराठा सेना जहां सामंतवादी संगठन के दूषित रोग से पीड़ित थी, वहीं वे सभी सेनानायक होलकर, सिंधिया, भोंसले इत्यादि सेनानायक को किसी एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि मराठों की सेना पूर्णतः अनुशासन में नहीं थी और अस्त व्यस्त एक भीड़ के रूप में खड़ी थी। शिवाजी के समय में मराठा सेना की जो विशेषता थी राष्ट्रीयता की भावना, वो उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी अब लगभग समाप्त हो गया था और मराठे अब भाड़ेतों की सेना के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, जिससे महीनों वेतन भी नहीं चुकाया जाता, तब भी वे लोग लूट मार की आशाओं के साथ सेनाओं में सम्मिलित रहते थे। उनकी लूटमार और अत्याचारों ने उत्तरी भारत में उन्हें घृणा का पात्र बना दिया और स्थानीय जनता से उन्हें किसी प्रकार का सहयोग
इस युद्ध में नहीं मिला। इसके विपरीत अब्दाली की सेना पूर्णतः अनुशासित थी। उनके सभी सेनानायकों में एकता थी। अफगान सेना एक सर्वसेनानायक आदेशों पर चलती थी और किसी प्रकार की अवज्ञा और अनुशासनहीनता करने वाले अफगान सैनिकों को सख्त सजा दी जाती थी। इस प्रकार दोनों सेनाओं की चारित्रिक विशेषता जो थी, उसने भी इस युद्ध में मराठों के पराजय का भाग्य जो है निश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार दोनों ही शक्तियों का सैनिक शिविरों की जो स्थिति थी, उसने भी पानीपत में अब्दाली की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। पानीपत में भाऊ का शिविर भीड़ भाड़ से भरा हुआ। मराठा अधिकारियों की पत्नियां, परिवार, रखेलें, नौकरानियां, रसोइये इत्यादि सभी लोग इसमें शामिल थे। मराठा शिविर में हजारों जानवरों की उपस्थिति भी एक बड़ी समस्या सिद्ध हुई। युद्ध में भाग लेने वाले मराठा सैनिकों की संख्या कम थी। वे अब्दाली के 60,000 सैनिकों के मुकाबले में केवल 45,000 सैनिक ही जुटा पाए थे। अफगानों के पास लगभग 10,000 सैनिक द्वितीय श्रेणी के थे, जबकि मराठों के पास केवल 15,000 ही थे। इस प्रकार सेनाओं की अनुशासनहीनता, अव्यवस्था और भीड़ के रूप में उपस्थित होना मराठों की हार का एक प्रमुख कारण बना। इसी प्रकार खाद्यान्न व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की पर्याप्त पूर्ति की व्यवस्था मराठों के पराजय का एक बड़ा कारण सिद्ध हुई। दक्षिण से कूच करते समय युद्ध के समय तक भाऊ को इस विषय में निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ा। पानीपत में भाऊ को सबसे अधिक कठिनाई हुई। मराठा शिविर में अनाज की कमी पैदा हो गई और भूखों मरने की स्थिति आ गई। ऐसी अवस्था में भूखे मरने की अपेक्षा युद्ध में वीर गति प्राप्त करना अधिक अच्छा मानकर भाऊ को अचानक निर्णय लेना पड़ा। अब ऐसी अवस्था में ऐसी सेना से अच्छे परिणामों की उम्मीद करना बेईमानी था। इसके विपरीत भारतीय मुसलमान नेताओं की सहायता के कारण अब्दाली की सेना को लगातार खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो रही थी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि पानीपत के मैदान पर जिस मराठा सेना ने अफगानों का सामना किया, वह अधमरे देसी टट्टुओं पर भूख से पीड़ित कमर झुकाए हुए सैनिकों का एक झुंड था। इस प्रकार की व्यवस्था भी उनके लिए घातक सिद्ध हुई। इसी प्रकार तोपखाना, मराठों के पास भारी वजन की तोपें थी, जिसे इधर उधर घुमाया जाना बहुत आसान कार्य नहीं था। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार काशीराज लिखते हैं कि उनके गोले अफगान सैनिकों के ऊपर से होते हुए लगभग 1 मील की दूरी पर पार्श्वभूमि पर जाकर गिरते थे। बारूद की कमी के कारण तोपों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाया। इसके अलावा आमने सामने की लड़ाई के अवसर पर तोपखाना निरर्थक सिद्ध हुआ। जबकि अब्दाली का तोपखाना हल्का और गतिशील था। वो इच्छा अनुसार ऊंटों पर लदवा कर उन तोपों का प्रयोग किया और उनके साथ बैठे 400 तोपचियों ने भी मराठा सेनाओं की कमर तोड़ दी। अब्दाली के साधारण तोपचियों की बंदूकें भी मराठों की बंदूकों से श्रेष्ठ थी। अफगान सैनिक आग्नेय अस्त्रों के संचालन में मराठों से कहीं अधिक निपुण थे। यह तोपखाने की श्रेष्ठता भी मराठों की हार का कारण बनी। इसी प्रकार कुछ ऐसी गंभीर भूलें भी मराठा नेतृत्व की तरफ से हुई, जिसने मराठों की कमर तोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। जिस समय कुंजपुरा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ दिल्ली की सुरक्षा के लिए रवाना हुए, तब उन्होंने किसी महत्वपूर्ण सेनानायक को साथ न रखकर भूल की, क्योंकि अफगानों ने पीछे से आकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और भाऊ का दक्षिण से संपर्क तोड़ दिया। यमुना के घाटों और पुलों की निगरानी के संबंध में भी भाऊ ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे अफगानों को यमुना पार करने में कोई विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। भाऊ की योजना अब्दाली को नाकेबंदी करके उसे भूखों मारना थी, परंतु वह स्वयं इस स्थिति में फंस गया। इस पर उसने स्थिति का सही मूल्यांकन भी नहीं किया और व्यर्थ ही समय को नष्ट करता रहा। लगभग 2 महीने तक वह पानीपत आने के बाद में बैठा रहा और इसी 2 महीने का फ़ायदा उठाकर अब्दाली ने सभी मुसलमान सेनानायकों का समर्थन, भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। इसी प्रकार कूटनीतिक असफलता, मराठों की कूटनीतिक असफलता उनकी हार का सबसे बड़ा कारण थी। पेशवा बालाजी ने अपनी स्वार्थ नीति के कारण
उत्तरी भारत की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों की सहानुभूति को खो दिया था। उसके उत्तरी अभियानों का ध्येय बिना किसी भेदभाव के सभी से अधिकाधिक धन बटोरना रहा, जिससे राजपूत शासकों को जो आशा थी कि मुगलों से प्रतिरोध लेने में मराठा उनकी सहायता करेंगे, वो उनकी आशा समाप्त हो गई। मराठों ने राजपूतों और अन्य हिंदू शासकों पर मुगलों से भी अधिक जुल्म ढाए। परिणाम यह निकला कि वे मराठों के शत्रु बन गए और पानीपत के युद्ध के अवसर पर उन्होंने मराठों को किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया। सूरजमल जाट ने शुरू में मराठों का साथ दिया, परंतु मराठे उससे भी संतुष्ट न रख पाए और वह भी युद्ध के पहले ही मराठा शिविर छोड़कर चला गया। अवध के सुजाउद्दौला को भी अपने पक्ष में लाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जबकि अब्दाली ने नजीब खां जैसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त कर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रचार और इस्लाम की रक्षा की अपील करके सभी उत्तरी भारत के मुसलमान शासकों को अपने झंडे के नीचे एकत्र करने में सफलता प्राप्त कर ली, जबकि मराठे सभी हिंदुओं राजपूतों का सहयोग लेने में असफल रहे। अंतिम कारण के रूप में कह सकते हैं सदाशिवराव भाऊ द्वारा अपना संयम खो देना। पेशवा के पुत्र विश्वास राव की मृत्यु के बाद सदाशिवराव अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठे और बिना आगा पीछा सोचे मूल्यांकन किए शत्रु सेना के भीतर घुसते गए और मारे गए। भाऊ यदि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर काबू रखकर सेनापति के उत्तरदायित्व को निभाते तो शायद मराठों का इतना विनाश नहीं होता और हो सकता है कि पानीपत के युद्ध का परिणाम भी इतना भयंकर नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मराठा नेतृत्व और मराठाओं की चारित्रिक विशेषताएं जो शिवाजी के समय थी, वो विशेषताएं धीरे धीरे मराठा सरदार खो चुके थे।